शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में बात करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये मौका उन्हें क्यों और कैसे मिला और इसके पीछे के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या थे। पिछले भाग को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पाया होगा कि फरवरी सन 1672 में सालेर के युद्ध में मिली मुगलों को करारी और निर्णायक हार के बावजूद औरंगजेब ने तुरंत पुरजोर जवाबी कार्यवाही नहीं की। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और मुस्तैद सम्राट की ऐसी रहस्यमय चुप्पी की आखिर वजह क्या थी? यह है उस समय के भारतवर्ष का नक्शा। आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य कितना बड़ा है, उसके सामने बाकी राज्य कितने छोटे हैं, ये भी आप देख ही रहे होंगे। पर यह बड़ा सा मुगल साम्राज्य अंदर ही अंदर जर्जर होता चला जा रहा था, खोखला होता जा रहा था। पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शिवाजी महाराज के हमलों से मुगल त्रस्त हो चुके थे। न सिर्फ इतना, शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर छत्रसाल सन 1671 में जैसे ही अपने क्षेत्र बुंदेलखंड पहुंचे, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। उन्होंने तो शिवाजी महाराज से भी ज्यादा तीखे हमले किए और बुंदेलखंड में मुगलों का टिकना दुश्वार कर दिया। मध्य भारत के घने जंगलों में चंद्रपुर के गोंडों ने भी विद्रोह किया। सन 1671 के ही मार्च में मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र और अब आमेर के राजा बन चुके राम सिंह के साथ असम पर हमला करने गई मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी के पास सराय घाट की लड़ाई में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने इतनी बुरी तरह से हराया कि मुगलों को असम का सपना दिखना ही बंद हो गया। राजा राम सिंह को भी सम्राट औरंगजेब से कई शिकायतें थीं। मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम तो शाहजहां के जमाने से ही विद्रोह की तैयारी कर रहे थे और जोधपुर यानी मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, वो तो औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के पहले ही औरंगजेब को सिंहासन से पटकने की पटकथा लिख चुके थे। धर्मत की लड़ाई से ही औरंगजेब के लिए समस्याएं खड़ी करते चले आ रहे थे। जहां कहीं भी जाते मुगलों का कुछ न कुछ अनिष्ट करके जरूर आते। राजपुताने के इन तीन राज्यों की नाराजगी से सारा राजपुताना बारूदी सुरंग जैसा बन गया था और गुजरात और मालवा पर भी राजपूतों की अच्छी खासी पकड़ थी। अब जरा अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालते हैं। जैसे आज कई देशी विदेशी अखबार और चैनल्स भारत की निंदा करते नहीं थकते, उसे कमजोर बताने का दुष्प्रचार करते रहते हैं, वैसे ही भारत में फैली बगावतों और बेचैनी की खबरें समुद्री और जमीनी व्यापार मार्गों से आस पड़ोस के देशों में जाती थीं, मिर्च मसाला लगाकर। इस पर ईरान और पश्चिमी देशों का यह निष्कर्ष था कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है और औरंगजेब एक नाकाबिल शासक है। समुद्र पर तो यूरोपियन शक्तियों का दबदबा था, लेकिन यूरोपियन देश एक तो बहुत दूर थे और मुगलों के सामने बहुत ही बौने, तो फौरी तौर पर समुद्र की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बाहरी हमलों का खतरा जमीन पर था, वो भी केवल पश्चिम दिशा से, क्योंकि उत्तर पूर्व में तिब्बत का साम्राज्य दलाई लामा के राज में अपनी ही दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। लेकिन पश्चिम में ईरान का सफवी साम्राज्य सिंधु नदी तक विस्तार चाहता था। कंदहार तो वो ले ही चुका था, जिससे उसके रास्ते खुल गए थे। उन्होंने खैबर क्षेत्र में पश्तूनों को बहुत भड़काया और पश्तूनों ने कई लड़ाइयों में मुगल सेनाओं को हराकर उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। 1670 के दशक में काबुल की ये स्थिति थी कि अब गया कि कब गया, और फिर सिंधु नदी से लेकर दिल्ली तक तो पंजाब का सपाट मैदान ही था। यहां ध्यान न देते तो वही होता जो तब से 65 साल बाद नादिर शाह ने किया। इसीलिए यहां ध्यान देना औरंगजेब की पहली प्राथमिकता बन गई। लेकिन औरंगजेब ने दिल्ली के पड़ोस में ही कई नए दुश्मन बना लिए थे। मई सन 1669 में मथुरा के पास बसे जाटों को मजहब के नाम पर और आर्थिक तौर पर जब दबाया गया तो जमींदार गोकुल सिंह जाट ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को तिलपत के युद्ध में दबा तो दिया गया, पर जाट हमेशा के लिए मुगलों के दुश्मन बन गए। ऐसा ही हुआ हरियाणा के सतनामियों के साथ, जिन्होंने सन 1672 में विद्रोह किया था। 3 वर्षों के बाद सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करके औरंगजेब ने सिखों को नाराज कर दिया और पंजाब में भी विद्रोह का इंतजाम कर डाला। दिल्ली और आगरा के पास इस तरह का माहौल औरंगजेब को उलझाए रखने के लिए काफी था। क्या काबुल, क्या असम और क्या दक्खन,
मुगल तो उलझे हुए थे ही, पर शिवाजी महाराज के बाकी प्रतिद्वंदियों का भी बुरा हाल था। सन 1672 तो शिवाजी महाराज के लिए साल्हेर में विजय के शगुन के साथ शुरू हुआ था। अप्रैल में गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु हो गई और अबुल हसन कुतुब शाह तख्त पर बैठे, जिन्हें तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये बहुत ही उदार शासक थे और शिवाजी महाराज के प्रति नरम रवैया रखते थे। इनके मंत्रिमंडल में अकन्ना और मदन्ना नाम के दो ब्राह्मण भाइयों का बोलबाला था। इसी साल नवंबर में बीजापुर में अली आदिल शाह चल बसे और खवास खान ने सत्ता संभाल ली, लेकिन दरबारी उसकी टांग खींचने में लगे थे। आदिल शाह की नैया डूबती देख एकोजी ने तंजौर में अपना एक अलग राज्य स्थापित करने का मन बना लिया, तो बीजापुर की स्थिति भी खराब थी। इसीलिए ये राज्याभिषेक के लिए बिल्कुल सही समय था। अब सवाल आता है कि राज्याभिषेक आखिर क्यों जरूरी था। तो जरा एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मानव समाज में शादी एक सामाजिक घोषणा होती है जिससे समाज में दंपति और संतति को वैधता मिलती है, ठीक इसी तरह से जब कोई राजा विधिवत तौर पर सिंहासन पर बैठता है तब से उसका राज ऐलानिया तौर पर शुरू होता है। इसका एक उदाहरण है भारतीय गणराज्य। वैसे तो सन 1947 में भारत अंग्रेजों से भौतिक रूप से आजाद हो गया था, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र का संविधान बुनने में और व्यवस्थाएं जमाने में काफी समय लग गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन विधिवत तौर पर भारतीय गणराज्य की घोषणा हो पाई। फिर एक समस्या और थी। जैसे आज काले भूरे अंग्रेज देसी लोगों को नीच समझते हैं और उनके रास्ते में तरह तरह की अड़चनें उत्पन्न करते हैं, वैसे ही उस काल में पंडितों और मौलानाओं का जबरदस्त दबदबा था। यदि ये अनुचित हो और समाज के लिए घातक हो तो उसे एक जबरदस्त झटके से तोड़ना पड़ता है, आइस ब्रेकर की तरह। उस समय महाराष्ट्र में ऐसी मान्यता थी कि 13वीं और 14वीं सदी में तुर्कों के हमलों की वजह से दक्खन में क्षत्रिय समाप्त हो गए हैं और यहाँ का सारा ज्ञान बनारस चला गया है। शिवाजी महाराज में वो काबिलियत थी जो एक पूरी सदी में इक्के दुक्के लोगों में ही होती है। वे एक कमाल के राजनेता और प्रशासक थे। उनकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता तो अद्भुत थी। उनके राज्य में उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं था और आज तक नहीं है। बावजूद इसके दकियानूसी पंडित उन्हें और उनके वंश को शूद्र कहते थे। शिवाजी महाराज को अगर क्षत्रिय नहीं कहेंगे तो क्षत्रिय का और क्या मतलब होता है। आज भी बुद्धिजीवी वर्ग यही पाप कर रहा है। जब शिवाजी महाराज एक अत्यंत भव्य समारोह और उद्घोष के साथ विधिवत रूप से सिंहासन पर बैठते और मंत्रिमंडल का ऐलान करते, अफसरों की नियुक्ति करते, तो दुनिया को उन्हें मान्यता देनी ही पड़ती। इसीलिए बनारस से प्रकांड पंडित गागा भट्ट को बुलवाया गया। भारी शास्त्रार्थ हुआ। जब कभी भी कोई काम की बात होती है तब आज भी भारतीय इसी तरह से समय बर्बाद करते हैं। रूढ़िवादी लोगों ने देश को कैसा नुकसान पहुंचाया है इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो गागा भट्ट को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूंकि दक्खन के पंडितों का कहना था कि यहां से क्षत्रिय विलुप्त हो चुके हैं, तो उत्तर भारत के अलग अलग केंद्रों में जहां क्षत्रिय परंपराएं जीवित थीं, वहां पंडितों को भेजकर खोज कराई गई और उदयपुर के सिसोदिया घराने से भोसले घराने का संबंध बताया गया। इसके बारे में हम इस सीरीज के दूसरे भाग में ही बात कर चुके हैं। तो 6 जून सन 1674 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल के बाद ऐसा भव्य राज्याभिषेक पहली बार हुआ था। काफी धन खर्च हुआ। तो अब शिवाजी महाराज बन गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई बन गई थी राजमाता, सोयराबाई बन गई थी साम्राज्ञी और 16 वर्षीय संभाजी बन गए थे युवराज। अष्टप्रधान औपचारिक रूप से नियुक्त हुए। पेशवा या पंत प्रधान यानी मुख्यमंत्री, अमात्य या मजूमदार, सचिव या शुरूनवीस, सेनापति या सरनौबत, मंत्री या वाकिया नवीस, सुमंत या दबीर, न्यायाधीश और पंडित राव। लेकिन इस राज्याभिषेक महोत्सव के बाद अब शगुन होने लगे। 11 दिन बाद 17 जून को राजमाता जीजाबाई की मृत्यु हो गई।
उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख लिया। हर माँ की यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा दुनिया पर राज करे। जीजाबाई ने सारे जीवन भर यही तपस्या की जो आखिर रंग लाई। लेकिन शिवाजी महाराज क्या, दुनिया के किसी भी बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है मां का चले जाना। तो इस आघात को झेल पाना आसान नहीं था। कुछ मौका परस्त पंडित तो जैसे अवसर की ताक में ही बैठे थे। उन्होंने तंत्र मंत्र, जादू टोने, वास्तु शास्त्रों और विधियों का हवाला देकर यह बताया कि राज्याभिषेक में फलानी 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 त्रुटियां थीं। सारा का सारा अंधविश्वास भोली भाली जनता पर उड़ेल दिया गया और उसे भ्रमित किया जाने लगा। शिवाजी महाराज एक सुलझे हुए और यथार्थवादी व्यक्ति थे। वे इस तरह के व्यर्थ के शास्त्रार्थ में कतई विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अंधविश्वासी जनता का क्या करें, वो तो बेचारे भोले भाले लोग बहकाए जा रहे थे। इस स्थिति में भ्रांतिकारियों को चुप करवाने के लिए शिवाजी महाराज ने 24 सितंबर सन 1674 को अपना दोबारा राज्याभिषेक करवा लिया। जो भी हो, पर यहीं से मराठा साम्राज्य की व्यवस्थित और औपचारिक शुरुआत होती है, जो तब से लेकर 144 साल तक चला। और हम इस सीरीज में ये पूरा इतिहास आपको एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे।